त्रास देता है जो वो हंसता है, त्रसित है जो वो रोता है। कितनी निकटता है रोने और हंसने में, कितनी सीधी बात है ना। उपन्यास, कहानियां, निबंध और बाल साहित्य लिखने वाले विष्णु प्रभाकर ने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है चलता चला जाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि योग दिवस के दिन हम साहित्यिक कैसे हो गए, तो बता दें कि आज ही के दिन साल 1912 में यूपी के मुजफ्फरनगर में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था। आवारा मसीहा ने विष्णु प्रभाकर को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। वहीं 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो बात हुई विष्णु प्रभाकर की, पर आज बात करेंगे पाकिस्तान की। इमरान खान एक बार फिर उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर घिर गए हैं। एक तरफ इमरान खान कश्मीरी पंडितों का राग अलापते हैं, वहीं चाइना में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और डेली बज शो में आप सभी का स्वागत है। आज के शो की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। देश दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों में लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई नेता योग करते दिखाई दिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योगासन किए। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने भारत चीन बॉर्डर के नजदीक अपनी कई पोस्ट पर योगासन किए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 3000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्राणायाम किया। साथ ही जवानों ने गलवान के नजदीक योग करके चाइना को संदेश भी दिया। दूसरी ओर -0 डिग्री के तापमान में भी योग करते हुए जवानों की तस्वीरें सामने आई। योग का मौका था। हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी भाषण दिया। योग दिवस पर माय योगा ऐप की लॉन्चिंग की गई। सुबह 6:30 बजे पीएम ने देश को संबोधित किया। मोदी ने योग के फायदे दुनिया को गिनाए। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी में योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा और वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मोदी ने कहा, ज्यादातर देशों के लिए योग सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं। इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में पीएम मोदी का अहम रोल है। डेली बज इंडिया आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया। एटीएस धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने विदेश से फंडिंग होने का शक भी जाहिर किया है। यह रैकेट मूक बाधिर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाकर उनको धर्म परिवर्तन कराता था। मामले में अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि एक साल के भीतर 350 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। नोएडा के एक मूक बाधिर स्कूल में भी 18 बच्चों का धर्मांतरण कराया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को डरा धमकाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। पकड़े गए दोनों आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। इनके ऊपर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस मामले में एटीएस ने यूपी के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में यह भी सामने आया कि मोहम्मद उमर गौतम भी हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। अब पकड़े गए इन दोनों मौलानाओं से लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस जानना चाह रही है कि इनकी फंडिंग कहां से होती थी, इनका इरादा क्या था, वगैरह वगैरह। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां सियासी घमासान थम नहीं रहा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अमरिंदर दिल्ली पहुंचे हैं। यहां पर कल यानी मंगलवार को उनकी पेशी कांग्रेस आला कमान के सामने होगी। अमरिंदर के दिल्ली पहुंचते ही सिद्धू ने एक बार फिर से उनके ऊपर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई किसी पद को लेकर नहीं है, ना ही फलाना बनाम फलाना की लड़ाई है, ये लड़ाई है विचारधारा की। सिद्धू ने आरोप लगाया कि पंजाब को सिर्फ 2 परिवार चला रहे हैं। अब मेरी बारी, अब तेरी बारी वाला सिस्टम पंजाब में चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो सिस्टम बदलने के लिए राजनीति में आए हैं और उसे बदलेंगे। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे और पूर्व आईपीएस विजय प्रताप सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाई। कुंवर विजय प्रताप सिंह की गिनती पंजाब सरकार के भरोसेमंद अफसरों में होती रही है। सीएम के चेहरे के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि पार्टी इस पर मंथन कर रही है, लेकिन सीएम का चेहरा सिख होगा। वहीं सिद्धू को लेकर लगातार चल रही अटकलों पर केजरीवाल ने कहा कि वो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। सिद्धू ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की। फिलहाल पंजाब कांग्रेस और सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी और सिद्धू के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं। केजरीवाल भी सिद्धू को लेकर नर्म दिखते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की सिद्धू पर नजर है? ये तो सिद्धू और केजरीवाल ही जाने। वहीं एक बार फिर शरद पवार और प्रशांत किशोर की दूसरी बार मुलाकात हुई। विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पूरी तरह जुट गए हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार से आज प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद कल दिल्ली में शरद पवार के आवास पर तीसरा मोर्चा के नेता एनसीपी चीफ शरद पवार से आज प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद कल दिल्ली में शरद पवार के आवास पर तीसरा मोर्चा के नेता जुटेंगे। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों ही एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी। शरद पवार इस वक्त दिल्ली में हैं और कल 15 से 20 विपक्षी दलों के बड़े नेता उनके आवास पर एकजुट होंगे। बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष के नेताओं का मनोबल बढ़ गया है। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों की बैठक में क्या निर्णय होता है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कौन सी नई रणनीति निकालते हैं? राजनीति है, चलती रहेगी, हम बढ़ते हैं आगे। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस बात पर बुरी तरह से घिर गए हैं। पूरी दुनिया में कथित इस्लामोफोबिया का ज्ञान देने वाले इमरान एक इंटरव्यू में उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर बुरी तरह गिर गए। चीन के उइगरों के अत्याचार पर इमरान खान ने कहा कि वो पेइचिंग या यूं कहें कि चीन के साथ बंद कमरे में बात करते हैं। अब यहाँ हम आपको चाइना के उइगरों मुस्लिमों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जात के समूह हैं जो ज्यादातर मध्य और पूर्वी एशिया में रहते हैं। उइगर स्वयं अपनी भाषा बोलते हैं जो कि काफी हद तक अपनी तुर्की भाषा की तरह ही है। उइगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। हालांकि चीन उइगर मुस्लिमों को सिर्फ एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है। फिलहाल उइगर समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग इलाके में रहती है। बीते कुछ दशकों में चीन के शिनजियांग में आर्थिक बढ़ोतरी काफी हद तक हुई। रोजगार के लिए इस जगह चीन के दूसरे शहरों में रहने वाले लोग यहां आने लगे, जिसकी वजह से उइगरों के सामने अस्तित्व का संकट आ गया। साल 2009 में हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। दशकों से शिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम आतंकवाद और अलगाववाद जैसे झूठे आरोपों की वजह से गुलामी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं।
चीन ने अपने शिविरों में हजारों उइगुरों मुस्लिमों को जबरन कैद कर रखा है, जबकि चीन का कहना है कि उइगुरों को चरमपंथी विचारों और कट्टरपंथीकरण से बाहर निकालने और पेशेवर कौशल देने के लिए ऐसा किया गया है। चीन का यह भी कहना है कि उइगर समूह एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं, पर उइगरों पर हो रहा अत्याचार जग जाहिर है। ये बात हुई उइगरों की। फिर लौटते हैं इमरान पर, जो कश्मीर में कथित इस्लाम का ज्ञान तो देते हैं पर उइगरों पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं कहते। इमरान खान ने एक्सियोस चैनल को इंटरव्यू में ये भी कहा कि अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद शब्द प्रचलन में आया। इस हमले के बाद जब कोई हमला होता है जिसमें मुस्लिम शामिल होता है तो पूरे 1.3 अरब मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगता है। आपने सही कहा इमरान साहब, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। भारत में अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं, पर मुंबई में जब कोई हमला होता है तो पाकिस्तान का अजमल कसाब पकड़ा जाता है, तब आपकी बोलती बंद रहती है। जब उइगर मुस्लिमों पर आपसे सवाल पूछा जाता है तब भी आपकी बोलती बंद रहती है, जबकि वो भी मुस्लिम ही हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे अब आपको एक मजेदार वीडियो दिखाते हैं। क्या होता है जब आपको भूख लगती है, आप किचन में जाते हैं कुछ खाने। ऐसा कुछ हुआ थाईलैंड में, जहां हाथी को भूख लगने पर किचन में घुस गया। घर की मालकिन ने जब फेसबुक पर घटना की तस्वीरें और वीडियो शेयर की तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने अपनी पोस्ट में हाथी के लिए लिखा, तुम रोज आ सकते हो। ये दया भाव हम सबको दिखानी चाहिए। जाते जाते ये वीडियो देखिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।